हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, एआईआर 42, जेई 2008, बीटेक आईआईटी बॉम्बे, आईएनसीएच गोल्ड मेडलिस्ट, एनटीएससी क्वालिफाइड, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन एंड मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स लास्ट 5 इयर्स। दोस्तों, हम लोग जो जेई मैथ रैंकर्स चैनल है उसके थ्रू आप लोगों को देना चाह रहे हैं एक क्वालिटी एजुकेशन। अगर आप गाइज अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बहुत ही ऑसम, बहुत ही अमेजिंग होता है। ठीक है, इस सब्सक्रिप्शन के अंदर बेसिकली आप लोगों को क्या मिलता है? लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। ये प्लस की बात है। अगर आप लोग को एक हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो इसी के अंदर आप एडिशनल पर्सनल गाइडेंस भी चाहते हैं, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, तो आप लोग जा सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोस्तों एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग को भी आराम से बीट कर सकता है, क्योंकि आपको यहां पे एक पर्सन मिलेगा जो आपसे बात करेगा, आपके पेरेंट्स से बात करेगा, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेगा। सो गाइस, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यू कैन वेरी वेल डिपेंड ऑन अनअकैडमी फॉर योर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन। ठीक है, एंड इट इज नॉट ओवर से, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये ऐसा किया है और उनको रिजल्ट भी मिले हैं। वी हैव गॉट एज हाई एज 100 परसेंटाइल इन जेईई मेन। ब्रैटिन मॉन्डल, इस बच्चे की 100 परसेंटाइल आई थी, आप लोग को पता है। ठीक है, सो दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एनएससी जैस एनटीएससी प्री आरएमओ के लिए 6 मंथ का, आप लोग एनएससी जेईई नीट फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो वो 12,600 का होगा, 15,750 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा दोस्तों, और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 18,900 का होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग गाइस आईआईटी जेईई का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, 11th और 12th क्लास के जो कोर्सेज हैं मेरे से पढ़ना चाहते हैं, ड्रॉपर भी हैं आप, तब भी आप इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 34,650 का है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 50,400 है। हाईली बेनिफिशियल है दोस्तों जेईई 23 के एस्पिरेंट्स के लिए 50,400 का सब्सक्रिप्शन, और जेईई 2022 के लिए 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों, अपने आप को स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई दीजिए, क्योंकि अनअकैडमी के अंदर आप लोग को इनफाइनाइट टेस्ट सीरीज, इनफाइनाइट स्टडी मटेरियल, इनफाइनाइट फैकल्टी मेंबर्स, हर एक फैकल्टी मेंबर्स की आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। किसी फैकल्टी के साथ आप लोग की ट्यूनिंग नहीं बैठी तो आप किसी और पे स्विच कर सकते हैं दोस्तों। जो फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग को ऑफलाइन में नहीं मिलती है, वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग को मिलेगी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। ये आइकॉनिक की प्राइसिंग है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था। अगर आप इस प्राइसिंग को भी देखें, 2 ईयर का 90,000, इट इज हाईली अफोर्डेबल एज कंपेयर टू दी ऑफलाइन कोचिंग्स। ठीक है, 24 मंथ की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इस नंबर को 24 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 से भी कम आएगा। 4,000 से कम में आप लोग आईआईटी जेईई की बहुत शानदार पढ़ाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोटा भी आते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, वहां पे रूम भी लेंगे ना, रूम के रेंट से भी कम में यह आपका काम हो जाएगा। सो दोस्तों, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल, राइट, एंड यू कैन गेट इनटू माय मेंटरशिप प्रोग्राम। पीजे लाइव कोड आप लोग को सिंपली यूज करना है, मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए एंड देन यू विल बी इन माय मेंटरशिप प्रोग्राम। अनअकैडमी का आज का डाउट फीचर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जहां पे हजारों बच्चे अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। सिंपली आप लोग को क्या करना है, इमेज क्रॉप करनी है और फिर एक सब्जेक्ट टैग करना है, कौन सा सब्जेक्ट का, और एक बार में एक ही डाउट पूछे। तो ये डूज एंड डोंट्स है दोस्तों, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। सो दोस्तों, जल्दी से इस ऐप फीचर को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस है, सबसे पहले क्वेश्चंस, ठीक है, और मैं इस टॉपिक को बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहा था इनफैक्ट, और मैंने ये चीज प्रिपेयर की है कि भाई मैं कैसे यहां तक पहुंचा। तो सबसे पहले मैं अपनी थोड़ी बहुत स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद मैं उन क्वेश्चंस पे आऊंगा। तो देखो, सो आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली जहां पे बहुत सारे अकाउंट्स का काम होता है, बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं। सो क्या होता था, जब मैं छोटा बच्चा था तो जैसे मान लीजिए हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है, रेस्टोरेंट में जब हम लोग खाना खाने गए तो मुझे पता होता था, उस समय टैक्सेशन का इतना इशू नहीं था, ठीक है। तो क्या होता था कि मेन्यू था, मेन्यू में प्राइसिंग थी, मुझे पता होता था हम लोगों ने इतनी रोटी मंगाई है, इतनी सब्जी मंगाई है, एंड देन हम लोग 3 भाई बहन हैं, तो पापा हमसे पूछा करते थे कि भाई कितना बिल हुआ होगा, एंड आई यूज्ड टू आंसर द मोस्ट। वहां पे मैंने एक चीज देखी है, मतलब जो अब मैं ऑब्जर्व करता हूं, मेरे अंदर एक ये था कि भाई मुझे जवाब देना है, समझ रहे हो, मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी थी कि आई नीड टू गिव द आंसर करेक्ट। क्या मेरा पहली बार में आंसर करेक्ट होता था? नहीं, बट क्योंकि हम लोग हर बर्थडे पे होटल जाते थे, हर बर्थडे पे रेस्टोरेंट जाते थे, एनिवर्सरी पे, पापा मम्मी की एनिवर्सरी पे रेस्टोरेंट जाते थे, इन जनरल कभी मम्मी का खाना बनाने का मन नहीं किया तो रेस्टोरेंट चले गए। आई होप आप लोगों के भी यही होता होगा। सो
पॉइंट ये है कि मैं कोशिश करता था कि लगातार आंसर सही देने की कोशिश करूं और सबसे जल्दी देने की कोशिश करूं। तो मैं क्या करता था कि जैसे ही मेन्यू मंगाया, पापा ने बोल दिया कि भाई ये चीजें लानी है, तो मैं फटाफट से कैलकुलेट करके रख लेता था। जैसे ही रोटी आई फिर मैंने ऐड कर दिया उसमें अमाउंट। तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, डू यू हैव क्यूरियोसिटी टू, क्या बोलते हैं उसको, जगल, टू जगल द नंबर। जगल मतलब जगलिंग होता है ना, ठीक है। और मेरे अंदर मैंने जो ऑब्जर्व किया अपने अंदर, जैसे मान लो कोई भी गाड़ी जाती रहती है मेरे सामने, उसमें 4 डिजिट की नंबर प्लेट होती है, तो उस नंबर के बारे में मैं सोचने लग जाता हूं, उस नंबर के बारे में ये सोचने लग जाता हूं कि नंबर क्या है, ये क्यों है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने रामानुजन की स्टोरी भी पढ़ी है। रामानुजन के साथ क्या था कि भाई ये नंबर उन्होंने देखा और उन्होंने उसी समय बोल दिया कुछ एनालाइज करके कि इसको हम 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो दोस्तों, ये जो है ना, इसको बोलते हैं इंट्यूइशन। तो क्या आप लोगों को नंबर्स देख के कुछ फील होता है? क्या आप रिलेट कर पाते हैं कि यार ये नंबर तो मैंने वहां देखा है, ये नंबर तो मैंने वहां देखा है? जैसे मैं अपना बताता हूं। मैंने जब एक बार एक गाड़ी में 1681 नंबर देखा था, ठीक है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये नंबर खुद स्क्वायर है, ये नंबर भी 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 स्क्वायर है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन था जब मैंने 1681 नाम की नंबर प्लेट देखी। तो क्या आप लोगों के अंदर नंबर के लिए वो प्यार है जो मैं फील करता हूं? अगर नहीं है ना, डेवलप किया जा सकता है। क्या ये डेवलप नहीं किया जा सकता है? डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। अब मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने डेवलप किया, और मैंने डेवलप करने की बहुत फनी स्टोरी है। एक्चुअली मेरा एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है, तो मैं बीच में लाई करता हूं, ठीक है। तो क्या होता है, बाहर वाले लोगों को या तो बड़ा पसंद होता है, छोटा पसंद होता है। तो उन लोगों के बहुत ज्यादा सोशल इंटरेक्शन थे, मेरे सोशल इंटरेक्शन नहीं थे। तो मेरा इंटरेक्शन किनके साथ होता था? किताबों के साथ होता था, और ऐसी चीजों के साथ होता था जो मैं इन जनरल लाइफ में मतलब देख रहा हूं। जैसे मान लीजिए नंबर प्लेट मैंने देखी, या फिर मैं ऑब्जर्व करता था कि यार, जैसे बताया मैंने ऑब्जर्व किया था, मेरे को अच्छे से याद है, जब मैं 8th क्लास में था ना, तो मतलब ये एक बिल्डिंग थी, ठीक है। इसको 3D इमेजिन करो, ये लंबा रास्ता है और यहां पे एक बिल्डिंग थी। तो मैं यहां से कहीं से जा रहा था, और देखो इमेजिन करके देखना, मैं 7th क्लास का बच्चा था, 7th क्लास का बच्चा था, ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग है ना, ये मुझे बड़ी लग रही थी, ये बिल्डिंग छोटी लग रही थी। तो मुझे लगा कि ये बिल्डिंग सही में बड़ी है, ठीक है। फिर जब मैंने इस रोड को क्रॉस किया और मैंने यहां से देखा, तो ये बिल्डिंग मुझे बड़ी लग रही थी। मतलब ये देखो, अब आज आपके लिए समझना बहुत आसान है, अगर आप लोग 9, 10, 11, 12 क्लास के बच्चे तो, बट 7th क्लास में मेरे को ये बहुत अजीब लगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं वही चीज बोल रहा हूं, डू यू हैव क्यूरियोसिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है ना, तो आप उस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए आंसर जरूर ढूंढते हैं। और दोस्तों, दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क एंड दिस इज द बेसिक सीक्रेट। फर्स्ट नंबर ऑफ सीक्रेट क्या है कि एबिलिटी टू फाइंड द आंसर, या फिर सर्च आउट द आंसर। क्या आप आंसर को सर्च आउट कर सकते हैं? कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप लोगों को लगता होगा कि मैथ्स एक अलग सब्जेक्ट है, साइंस एक अलग सब्जेक्ट है, सोशल साइंस एक अलग सब्जेक्ट है। दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, क्या जब आप फिजिक्स के अंदर रेक्टिलिनियर मोशन की क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्या उसमें मैथमेटिक्स यूज नहीं करते? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जब नंबर ऑफ मोल्स निकालते तो क्या आप मैथमेटिक्स यूज नहीं करते? मैथमेटिक्स दोस्तों बेसिक साइंस है, फंडामेंटल साइंस है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ लिविंग। अगर आप लोग रैशनल थिंकिंग रखते हैं, लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं, तो कह सकते हैं कि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी। तो पॉइंट ये है कि अगर आप लोग लाइफ में ये टेम्पर रखते हैं कि भाई आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, आपके अंदर ये है कि भाई मुझे आंसर निकालना है, या फिर आप इस एटीट्यूड का ठीक है यार ये तो हो जाएगा, ठीक है, मतलब दिस इज समथिंग वेरी फंडामेंटल टू योर लाइफ। अगर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप लोगों के अंदर, आप लोग जो भी चीजें डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं उसके बारे में सोचते नहीं है, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं आप लोगों को मैथमेटिक्स में भी दिक्कत आएगी। मैं बहुत अनरिलेटेड चीज बता रहा हूं, बट ये ट्रू है जो मैंने ऑब्जर्व की है। मैंने आप लोगों को बताया कि इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत टाइम लिया है, और मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है वो यही है कि क्यूरियोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरा पहला क्वेश्चन और आंसर, पहला सीक्रेट है, डू यू हैव क्यूरियोसिटी टू जगल द नंबर्स, पहला। सेकंड, डू यू हैव द एबिलिटी टू फाइंड द आंसर्स, ठीक है। अब सेकंड मैं बताता हूं, ये पहला। सेकंड,
पता है। हम लोग पता है समर वेकेशंस में नाना जी के जाते थे, आप लोग भी जाते होंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी में शेयर कर रहा हूं। तो उन्होंने मुझसे पूछा एक बार कि भाई 35 kg शुगर मुझे खरीदनी है 17.5 kg 17.5 रुपीज पर केजी के अंदर मुझे खरीदनी है, तो मेरा टोटल रुपया कितना लगेगा। ठीक है, अब बेसिकली मेरे नाना जी क्या करते थे, वो भी मैथमेटिक्स में अच्छे थे। ठीक है, तो उनका ये था कि भाई वो बच्चों को जो भी आते थे, तो आप देखो इमेजिन करो, मेरा भाई और मेरी बहन भी है, मैं भी हूं। ठीक है, और ये तो मेरी मम्मी की तरफ से कंट्रीब्यूशन है, फिर मेरी मौसी की तरफ से 2 कंट्रीब्यूशन, फिर मेरी दूसरी मौसी की तरफ से 3 कंट्रीब्यूशन, फिर मेरे मामा जी की तरफ से 2 कंट्रीब्यूशन, ऐसे करके बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते। तो उन सभी से नाना जी क्वेश्चन पूछते थे। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। अब मेरे दिमाग में पता है क्या आया, सबसे पहले मैंने आंसर दिया, तो कैसे दिया था वो भी मैं इंटरेस्टिंग बताता हूं आपको। मेरे दिमाग में क्या, ये 35 है, ये 35/2 है। अब देखो नंबर जगल हो गए, नंबर जगल हो गए, 17.5 30, और फिर मुझे एक ट्रिक याद आ गई। अच्छा 35 × 35 अपॉन 2 करना है मुझे, तो मैं 35 × 35 5 × 5 25, फिर इसमें एक ऐड करते हैं, 3 + 1 4 4 × 3 12, और फिर 2 कर दूं। अब 12 25 को 2 से डिवाइड करना मेरे लिए बहुत आसान था, मैंने आंसर निकाल दिया। ठीक है, 612.5। पॉइंट ये है कि डेसिमल में आंसर आ रहा था। आप समझने की कोशिश करो, डेसिमल में आंसर आ रहा था। डेसिमल की कैलकुलेशन वैसे भी दिक्कत होती है बच्चों को करने के अंदर, तो डेसिमल के अंदर मैंने आंसर निकाला। एंड even he did not expect me to give the answer this fast, but I did, because I was juggling the number in my mind. मेरे दिमाग में 17.5 को देख के 35/2 आया। बच्चे अभी भी इस तरह की कैलकुलेशन मैं करता हूं, तो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आपने इस नंबर को ऐसे कैसे लिखा, ये दिमाग में कैसे आया। मैं एक ही चीज बोलता हूं, ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। इसका सॉल्यूशन क्या है, ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। और आप देखो, क्या मैंने ये चीज अपने स्कूल टाइम में अचीव नहीं की थी, कर ली थी। बट मैं, आप हर दिन सोचो, मैं हर दिन, जैसे आपको बोलते हैं ना आपकी इंग्लिश की टीचर, हर दिन आप 5 नए वर्ड्स सीखा करो। मैं हर दिन ट्रैवल करता था, गाड़ियों को देखता था, गाड़ियों के नंबर्स को एनालाइज करता था, बहुत सारी कैलकुलेशंस अपने दिमाग में चलती रहती थी मेरे, हर चीज मेरे दिमाग में चलती रहती थी। पता है बहुत टाइम तक मुझे ये लगता था कि सारी नंबर प्लेट्स, सारी की सारी नंबर प्लेट्स, मुझे ऐसा लगता था कि 3 से डिविजिबल होती है। ठीक है, हमारी जो गाड़ी थी, पहली गाड़ी का नंबर 9051 था, अगली वाली का 6621 था। ये हमारी गाड़ियों के नंबर थे। तो मुझे लगता था, और ये हमारी नंबर प्लेट थी, सबसे ज्यादा हम लोग इसी को देखते थे, तो मुझे लगता था सभी 3 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, फिर मुझे पता चला अच्छा डिविजिबिलिटी रूल होता है। ओके, फिर हम लोगों ने एक गाड़ी खरीदी 2375 नंबर की। अब इसमें 3 से डिविजिबल नहीं था। अब आप सोचो, एक छोटे बच्चे की तरह सोच के देखो, ये मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था कि भाई अच्छा, मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चली। जो मैं लाइफ में मान के चलता था वो गलत है। एक्चुअली ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो नंबर प्लेट्स होते हैं और 3 से डिविजिबल नहीं होते। क्योंकि देखो, इतने इनोसेंट होते हैं बच्चे की, पूछते तो है नहीं कि भाई क्या सारे नंबर प्लेट्स 3 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, मुझे ये पता था कि ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं जो 3 से डिविजिबल नहीं होते, बट क्या वो नंबर प्लेट होते हैं ये मुझे नहीं पता था। तो मैंने ये जब नंबर खुद देखा ना, तब मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और ये बहुत छोटी छोटी चीज है, ये बहुत छोटी छोटी बात है। ठीक है, तो ये जो जगलिंग है ना, ये क्या आप डे टू डे लाइफ में सोचते हो? क्या आप लोगों के अंदर वो इंग्लिश वाली चीज है, जैसे इंग्लिश वाली टीचर बोलती है कि भाई हर दिन आपको 5 वर्ड सीखने हैं, क्या आप हर दिन 5 नए नंबर्स के बारे में सोचते हैं? अगर आप नहीं सोचते ना, तो आप लोग कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। मैं आपको बहुत सिंपल चीज बताऊं, दिन में 5 नंबर्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में सोचो। जैसे मैं आप लोगों को बहुत सिंपल चीज बताऊं, कितना ब्यूटीफुल नंबर है 73। अब देखना, इसकी प्रॉपर्टीज में बताता हूं। 73 प्राइम नंबर है, इसका उल्टा भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और इनको सब्ट्रैक्ट करो, परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 6 का। 6 क्या है? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर पता है आपको क्या होते हैं? जिनके सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स नंबर के बराबर होते हैं। अब आप देखो, इतनी सारी चीजें मैंने इस नंबर के बारे में सोच ली। ये मेरा सेकंड फेवरेट नंबर है। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं ना, उनको पता है ये मेरा सेकंड फेवरेट नंबर है। मेरा फर्स्ट फेवरेट नंबर तो आप लोगों को पता ही है, 42 है। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर 42 आता है। तो पहले नंबर का आंसर 42 है। सेकंड मेरा फेवरेट नंबर है 73, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है। 2 डिजिट का, 4 डिजिट का मेरा फेवरेट नंबर 1681 है।
मैंने आपको इसके रीजन भी बताए थे। 1681 मेरा फेवरेट क्यों है? तो दोस्तों इतना प्यार जब आपके लिए नंबर के लिए आ जाएगा तो आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ये खासकर उन बच्चों के लिए जो 8th क्लास में है, 9th क्लास में, क्योंकि अभी भी ये प्यार आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, 11th 12th में आते आते तो दोस्तों कॉन्सेप्ट इतने सारे हो जाते हैं, समय इतना कम हो जाता है कि ये प्यार के लिए आपको टाइम मिलेगा नहीं। ठीक है, तो अगर आपको ये प्यार नंबर्स के लिए डेवलप करना है तो आप लोग अभी कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप लोगों ने ये प्यार डेवलप कर लिया ना तो मैं आपको बता रहा हूं ये जो जगलिंग है ना ये सारी सीख जाओगे, पक्का सीख जाओगे, मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने ऐसे ही सीखा है, मैंने ऐसे ही सीखा है, कोई और सीक्रेट मेरा नहीं है, मैंने ऐसे ही सीखा है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बताई जो सेकंड है। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा जो ये है वो ये है, आर यू थिंकिंग अबाउट नंबर्स एवरी डे? और ये दोस्तों इंटरेस्टिंग भी तो है यार, मुझे बताओ, किसी नंबर के बारे में सोचना, उसके बारे में कुछ कंक्लूजन निकालना एक पबजी के गेम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है या नहीं है? चलो ठीक है, इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा शायद कुछ बच्चों के लिए, बट कुछ बच्चों के लिए तो होगा। जिन बच्चों को इस चीज की चिंता है ना, जो बच्चे सही में चाहते हैं कि भाई हमारी मैथ्स इंप्रूव हो, तो ये चीज सेकंड क्वेश्चन है मेरा, आर यू थिंकिंग अबाउट नंबर्स एवरी डे? बिकॉज अरिथमेटिक इज द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स। अरिथमेटिक क्या होता है? बेसिकली जो नंबर से रिलेटेड होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, अब थर्ड, ये समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आया। थर्ड, अब मैं आप लोगों को बताता हूं, चलो ये तो सब चीजें हो गई, नाना जी की बात भी बता दी, घर वाली बात भी बता दी। अब क्या 9, 10th, 11, 12 ये 4 साल मेरे बहुत इंपॉर्टेंट थे, इससे रिलेटेड मैंने एक बुक भी लिखी हुई है, आप लोगों को पता है। इन 4 साल के अंदर क्या मेरी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग थी? जी बिल्कुल स्ट्रांग थी। मैं आप लोगों को बताता हूं, इंस्टेंस देता हूं। देखो, एनटीएससी मैंने एग्जाम दिया था 2005 के अंदर, नवंबर। ठीक है, मैथ्स 20 का था, साइंस 35 का था, सोशल साइंस 35 का था, मैथ 90 का था। ठीक है, मेरे मैथ्स और मैथ में मिला के 110 मार्क्स आए थे, ये मेरे आए थे। अब आप देख लो टोटल मार्क्स कितने थे। तो इतनी शानदार मेरी एक्यूरेसी थी। ठीक है, मुझे याद है मैं 10th क्लास में कोचिंग में पढ़ता था, मैं आपको बहुत छोटा सा इंस्टेंस बताता हूं, और वो क्या रियलाइज नहीं होता, वो रियलाइज नहीं होता। सो मेरी स्कूलिंग बहुत ज्यादा अच्छे स्कूल से नहीं हुई है। कोटा में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं जिनके बारे में मुझे पता चला 9th क्लास में। सो हम लोग के यहाँ पे कोचिंग हुआ करती थी, और उस कोचिंग के अंदर हम लोग सारे बच्चे जाते थे, पढ़ते थे, और वहां पे मुझे पता चला अच्छा ये स्कूल भी है, अच्छा मॉडर्न स्कूल, बहुत तगड़ा स्कूल है कोटा का। वो उस स्कूल के बच्चे आए, सेंट पॉल्स स्कूल के बच्चे आए, सोफिया स्कूल की लड़कियां आई। तो मैं ये चीज देख रहा था, ओ माय गॉड, स्कूल में तो अपन शहनशाह थे, फर्स्ट रैंक आती थी, अपने को लगता था अपने ज्यादा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं। फिर वहां पहुंचे और वहां पे लगा ओ माय गॉड, यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े सूरमा है। तो पहला इंस्टेंस बहुत शानदार था। पहला दिन था मेरा 9th क्लास की कोचिंग का, और फिजिक्स का एक टफ क्वेश्चन हम लोग के डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में था। मैंने कहा ये तो किसी को आ ही नहीं सकता, मेरे को नहीं आया तो किसी को नहीं आया, क्योंकि वो मैथमेटिकल क्वेश्चन था। मुझे लगा कि भाई मैथ्स तो मेरी बहुत अच्छी है तो किसी को नहीं आ सकता, और एक बच्चे ने उसका जवाब दे दिया। ठीक है, मैं देख रहा कि यार ये इसने एक जवाब कैसे दे दिया। फिर उसने बताया मेरे को कि यार ये तो एचसी वर्मा में। मैंने कहा एचसी वर्मा कौन है? एचसी वर्मा एक बुक है। अच्छा, एनसीईआरटी के अलावा भी बुक होती है, स्कूल्स के अलावा भी बुक होती है। पहली बार मुझे उस समय पता चला, जैसे बहुत सारे लोगों को अभी मुझसे कुछ कुछ चीजें पता चलती हैं, तो ऐसे ही मुझे उस समय पता चला। मैंने कहा यार ये क्या है यार, ये तो नई दुनिया है, ये तो बहुत ही अलग चीज है। तो कोचिंग में 9th क्लास में पढ़ा। 9th क्लास के एंड में एक टेस्ट हुआ, 50 मार्क्स का टेस्ट था, मैथ्स का, कंप्लीटली मैथ्स का, और फुल सिलेबस पेपर था। ठीक है, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि ये मैं अपना अचीवमेंट मानता हूं इस चीज को। 20 क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का था। अब देखो 9th क्लास में पूरा पढ़े, मैथमेटिक्स में मेरे को इंटरेस्ट था, बाकी ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। मैंने ये अपनी किताब में भी लिखा है, 9, 10 में मैंने खूब गलतियां की है, ना मैंने नोट्स बनाए, ना मैंने रिवाइज किया, मैंने मतलब जितनी गलतियां हो सकती हैं सब की। बस एक चीज मेरी अच्छी थी, मैथ्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स थे, बहुत अच्छा दिमाग चलता था। तो 9th के एंड में सर लोगों ने क्या किया कि भाई 9th एंड कर रहे हो, एनटीएससी में 9th और 10th दोनों का सिलेबस आएगा, तो 9th के हर एक सब्जेक्ट का फुल सिलेबस टेस्ट लेते हैं। तो मैथ्स का फुल सिलेबस टेस्ट लिया, 20 क्वेश्चन आए। अब अपने को तो देखो मजा आ गया, क्योंकि मैथ्स का टेस्ट था, अपनी मैथ्स बहुत स्ट्रांग थी। मेरे को फिर भी लगता था कि यार मॉडर्न के, सेंट पॉल्स के इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स के बच्चे हैं, तो मेरे से अच्छा तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो मेरे उसमें 47.5 मार्क्स आए।
अब देखो, अब आप देखना क्या होता है ना, बहुत जो टीचर्स होते हैं ना उनके कुछ फेवरेट्स होते हैं। क्या इससे पहले टेस्ट नहीं होते? हुए थे। क्या हमारी उसमें फर्स्ट रैंक आई थी? नहीं। क्या हमारी उसमें सेकंड रैंक आई थी? नहीं। क्या उसमें हमारी फोर्थ रैंक आई थी? नहीं। हमारी टॉप 10 में भी नहीं थी। टोटल 400 बच्चे के करीब पढ़ते थे और हम टॉप 50 में भी नहीं थे, क्योंकि भाई मॉडर्न सेंट पॉल इतने बड़े बड़े स्कूल्स के बच्चे थे वहां पे, ठीक है, तो हमारी नहीं थी। अब हमारा है 47.5 मार्क्स, ठीक है। तो उस टीचर के एक्सप्रेशन, जब वो मार्क्स बता रहे थे, टीचर के एक्सप्रेशन लाइक दिस इज द हाईएस्ट वन, दे डिड नॉट बिलीव एंड लाइक दे आस्क्ड मी कि भाई ये कैसे आया। मैंने कहा सर मैथ्स में तो आप देख लो, मेरे रिजल्ट देख लो, जितने भी टेस्ट होते थे उसमें मैथ्स पार्ट होता था, बट मेरे मैथ्स में तो हमेशा से अच्छे नंबर आते हैं, तो मैथ्स तो मेरी काफी स्ट्रांग है। तो 47.5 मार्क्स मेरे आए थे, सेकंड हाईएस्ट 40 थे। और इतना बड़ा जो गैप था ना, देन ही रियलाइज्ड कि हाँ यार इसमें मैथ्स में बहुत दिमाग है, तो देन ही फोकस मी ऑन दीज टू। यार देख, मेरे बोलने से तो तू साइंस के नोट्स बनाएगा नहीं, मेरे बोलने से तू बायो के टर्म्स याद करेगा नहीं, तो तू एक काम कर, मैथ्स और मैथ को बहुत स्ट्रांग कर ले, 110 मार्क्स का इसमें मैक्सिमम लाने की कोशिश कर। मैं मैक्सिमम लाया और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। बट पॉइंट ये है कि ये जो मैथमेटिक्स थी ना दोस्तों, मैंने हमेशा से मैथमेटिक्स कैसे पढ़ी है ना कि यार प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह। मेरा एटीट्यूड क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, अच्छा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे आता है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का बेसिस क्या है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी का बेसिक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक्स क्या है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल का बेसिक्स क्या है? अगेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये सारा जो टॉपसी टर्वी सारी चीजें है ना, ये दिमाग में क्लियर करना मेरा इंटेंट रहता था हमेशा। हमेशा कौन सी चीज किससे कनेक्टेड है, कौन सी चीज किससे कनेक्टेड है। और फिर वहां पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी सोची कि यार, और मतलब ये ट्रू भी है, काफी लोग जानते हैं, मैंने भी पढ़ी है, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, ये तीन चीजें हैं। ये मैं ऑलरेडी अननोइंगली कर रहा था, ये मैं अननोइंगली ऑलरेडी कर रहा था। मैं हर दिन नंबर के बारे में सोचता रहता था, ये मैं अननोइंगली कर रहा था। 6th क्लास में अलजेब्रा इंट्रोड्यूस होती है लाइफ में। स्क्वायर का एक स्क्वायर है जिसकी साइड 4 है, उसका एरिया 60 है। कितनी सिंपल लाइफ चल रही थी। फिर वो जो साइड है वो x हो जाती है, उसका एरिया x स्क्वायर हो जाता है। लाइफ में प्रॉब्लम चालू। मुझे समझ में आया कि x है क्या। आई डिड नॉट गेट द फील। 6th क्लास में मेरे पहली बार 67 मार्क्स आए 100 में से, जो मेरे लोएस्ट मार्क्स थे स्कूल के अंदर। मेरी पूरी स्कूल हिस्ट्री के सबसे लोएस्ट मार्क्स है अलजेब्रा के लिए। आप भी ऐसा शायद फील कर चुके होंगे। 6th क्लास के अंदर अभी भी अलजेब्रा इंट्रोड्यूस होती है और बहुत सारे बच्चों को उसके अंदर दिक्कत आती है। तो ये चीज थी ना जो दोस्तों बहुत ही मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगी। फिर अलजेब्रा के अंदर मैं उस चीज को पकड़ने लगा। मैंने आप लोगों को बताया ना, जो मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो जो पूरी चीज है ना, वो मुझे कब रियलाइज हुई? 8th क्लास में। अब 9th क्लास में मैं 9th और 10th क्लास की स्टोरी बता रहा था आप लोगों को, एनटीएससी 2005 की स्टोरी बता रहा था। तो ये मेरा सॉर्टेड था, इसकी वजह से नंबर सिस्टम, रियल नंबर, ये चैप्टर्स मेरे अच्छे थे। अलजेब्रा मेरा 8th क्लास तक स्ट्रांग हो गया था। क्यों अलजेब्रा कैसे स्ट्रांग हो गया था? क्योंकि मुझे ये चीज समझ में आ गई कि यार एक्स और वाई को है ना विजुलाइज करना है। दे एक्ट लाइक नंबर्स। और अगर कभी समझ में नहीं आया ना, कोई पर्टिकुलर केस ले लो, मतलब एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 3 मान लो, मतलब यू वुड नॉट बिलीव, मुझे ये चीज नहीं समझ में आई। 7th क्लास में अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी मैंने, ये वाली, ठीक है, ये वाली। अब मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये 2xy कैसे हुआ। ये लॉ मुझे बता दिया गया था कि भाई इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वहां पे पता है मैंने एक चीज सीखी अलजेब्रा के बारे में। मैंने एक चीज सीखी, टीचर आपका कोई भी कुछ भी जवाब दे देना, कैसे भी करके दे दे, जैसे मैं भी आप लोगों को बहुत सारे अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस करता हूं, वो सारे के सारे घर जाके खुद करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मेरा टीचर करता था ना, और मेरे को टीचर नहीं बताया था, एक प्रीनू थॉमस करके एक मैम थी जो ये सारे फंडे देती रहती थी, तो उन्होंने बताया था कि बेटा जो मैं कर रही हूं ना वो तेरे को भी करना है घर जाके, तब तेरे को अपने आप समझ में आ जाएगा। और उन्होंने ये चीज मेरे अंदर प्रॉब्लम कैसे देखी, उन्होंने मुझे बोला अलजेब्रिक आइडेंटिटी, उन्होंने ये देखा कि यार मैं इसके बाद डायरेक्टली ये लिख रहा हूं, अब मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूं ना, इसका मतलब ये कि मैंने रट रखा है। अगर मैंने रट रखा है तो इसका मतलब मुझे प्रोसेस नहीं आता, अगर मुझे प्रोसेस नहीं आता तो इसमें अगर कुछ भी घुमा दिया तो मैं गड़बड़ कर दूंगा। तो उन्होंने मुझसे बोला, और उन्होंने बोला इसलिए बोल दिया कि बेटा हर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी का तेरे को प्रूफ इसका याद होना चाहिए। तो जो ये जो दो बताया, तीसरा जो चीज है ना, जो 9th 10th 11th 12 बता रहा था, डू यू नो बेसिस ऑफ ऑल द थियोरीज। कोई सी भी थियोरी अगर आपके अंदर, क्या मैथ्स के अंदर थोड़ी सी भी चीज
ऐसी है जो आप लोगों ने रट रखी है। अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो आपका कॉन्सेप्ट पक्का अच्छा हो जाएगा। अगर आप लोगों ने कुछ रट ली ना, उसको नहीं समझा, तो मैं दोस्तों बता रहा हूं कि आपका पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टेंट मैं आप लोगों को बताता हूं, 11th क्लास में जो मेरे साथ हुआ था। तो मेरी 11th क्लास की मैथमेटिक्स तो बढ़िया चलती थी। 11th क्लास में समहाउ किसी रीजन से मेरा बाइनोमियल छूट गया। अब बाइनोमियल, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ये सीक्वेंस में पढ़ते थे। अब मेरा यही था यार कि चलो ठीक है, बाइनोमियल हो गया, अब बाइनोमियल मेरा छूट गया। मेरे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर थे कि भाई बैकलॉग अपने को बढ़ाना नहीं है, अपन पहले उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, अपन एक काम करते हैं, जो भी इसके फॉर्मुले जरा याद कर लेते हैं और फिर पीएनसी में इंप्लीमेंट कर लेंगे। पीएनसी पढ़ाया गया, पीएनसी में फील ही नहीं आ रही। अब पीएनसी में फील क्यों नहीं आ रही? क्योंकि भाई बाइनोमियल में कुछ मेहनत तो की नहीं, ना कोई फॉर्मूला डिराइव किया, ना कोई चीज लिख के देखी, ना उसके प्रॉब्लम्स किए, कुछ किया ही नहीं। तो फिर पीएनसी में फील कैसे आएगी? पीएनसी में केवल इतनी फील आई कि भाई कॉमन सेंस यूज होगा। कॉमन सेंस से जितने क्वेश्चन हो जाते थे। अब आप सोचो, इमेजिन कर रहे हैं सिचुएशन कि जो बेसिक केसिंग होती है ना पीएनसी में, वो हो जाता था मेरे से कि अच्छा ये केसेस बनेंगे, क्योंकि वो कॉमन सेंस है। मगर उसके बाद की जो कैलकुलेशन थी ना, हमेशा गलत, हमेशा मिस्टेक। 5C2 10 होता है, याद ही नहीं आ रहा। 6C3 20 होता है, याद ही नहीं आ रहा। ये सब चीजें पता है याद कब रहती हैं? जब आपने इनफ प्रैक्टिस की हो, जब उनको खुद निकाल के देखा हो। तो ये चीज मुझे समझ में आई उस समय कि यार मेरे को जो भी थियरीज है ना, खुद निकाल के देखनी है। अगर मैं नहीं देख सकता, देखो एक तो है कि भाई आपको मीडियोकर अपनी मैथमेटिक्स रखनी है, एक एक्सीलेंट रखनी है। अगर आप लोगों को जिंदगी में मैथमेटिक्स का मास्टर बनना है ना, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खुद उसके साथ टाइम बिताना पड़ेगा। क्योंकि आप जिस चीज के साथ समय बिताओगे वही आपकी वफादार होगी। और मैथमेटिक्स दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा वफादार हो सकता है आपका, अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कर लिया तो तीसरा सीक्रेट दोस्तों ये है, डू यू नो बेसिस ऑफ ऑल द थियरीज ऑफ मैथमेटिक्स। जितनी भी मैथमेटिक्स की थियरीज आप लोगों ने पढ़ी है, उसका बेसिस पता है नहीं पता। अगर आपको उसका बेसिस पता होगा ना, बाय डिफॉल्ट आपको चीज याद होगी। ठीक है, मैं बच्चों को पता है अक्सर बताता हूं, थियरम का प्रूफ, मतलब मेरे से बच्चे बोलते हैं सर इस थ्योरम का प्रूफ याद करना पड़ेगा क्या? मैं बोलता हूं कि बच्चों बेटा, ये जो थ्योरम का प्रूफ है ना, वो केवल प्रूफ नहीं है, वो एक मेथडोलॉजी भी है। आप खुद सोचो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे बच्चों ने थेल्स थ्योरम पढ़ी होगी, अभी तुम्हें याद भी आ जाएगा कि तुम्हें थेल्स थ्योरम का प्रूफ याद है या नहीं है। ये ABCDE है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर ये लाइन पैरेलल है तो AD/DB इज इक्वल टू AE/EC होता है। इसको प्रूव करने के लिए दोस्तों यहां से एक परपेंडिकुलर डलता है, यहां से एक परपेंडिकुलर डलता है। अब ये जो है ना, ये क्रिटिकल स्टेप है। अब ये जो क्रिटिकल स्टेप है ना, अगर मान लो आप लोगों ने बस इससे रिजल्ट याद रख रखा है, तो प्रॉब्लम्स में आप इंप्लीमेंट कर दोगे, कुछ प्रॉब्लम्स इजी वाली हो भी जाएंगी। मगर जो क्रिटिकल थिंकिंग वाली प्रॉब्लम्स होती है ना, उसमें ऐसे कंस्ट्रक्शन वाले स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन कब होता है? हमें समझ में नहीं आता। आप कैसे समझ में आएगा चिरकुट लोगों, जब तुम लोगों ने वो प्रूफ्स तो याद ही नहीं किए। तुम्हें पता ही नहीं है कि जब कंस्ट्रक्शन करते थे, सॉल्व्ड एग्जांपल में जब कंस्ट्रक्शन हुआ था, उन एग्जांपल्स को तो तुमने नेग्लेक्ट कर दिया, तुमने डायरेक्टली थियरीज रट ली। तो उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को सारे जो थियरीज आप लोगों ने पढ़ी है उसका बेसिस पता है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैथ्स अच्छे करने को कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। मतलब कोई लोग बोलते होंगे, या आपको वो पर्सन बोल रहा है जो मैथ्स में बहुत अच्छा कर चुका है, मेरी मैथमेटिक्स की वजह से ही आईआईटी में रैंक आई है, सब लोग जानते हैं। जितने भी बच्चे मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैथमेटिक्स की वजह से ही मेरी आईआईटी में अच्छी रैंक आई है। और मेरे को मैथमेटिक्स सॉल्व करते हुए भी देखते हो आप लोग। तो अगर आप लोग मेरी तरह अचीव करना चाहते हो, तो उसका सबसे सिंपल एक तरीका है, विच इज अ लॉन्ग वे, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो क्या आपको सारी थियरीज का बेसिस पता है? अगर नहीं पता ना, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि थोड़ी बहुत दिक्कत आई। ऐसा हो सकता है कुछ बच्चे फिर भी आगे निकल जाते हैं, बढ़िया कर जाते हैं, तो उनका रिटेंशन अच्छा होता है बहुत सारे। मगर ज्यादातर केसेस के अंदर आप लोगों को दोस्तों ये जो थियरीज है ना, उसका बेसिस याद करना होता है। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट है आप लोगों के लिए। ठीक है चलिए, तो अब ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता क्या 9, 10, 11, 12 क्लास के अंदर मेरी जो मैथमेटिक्स थी, क्या वो अच्छी थी? बिल्कुल अच्छी थी। क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि भाई अलजेब्रा और नंबर सिस्टम तो सॉर्टेड है। अब तीसरी चीज थी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में मेरे को भी ये प्रॉब्लम होती थी, कंस्ट्रक्शन वगैरह कैसे होगा। ठीक है, तो आईआईटी के अंदर ज्यादा ज्योमेट्री आती नहीं थी, तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि भाई ठीक है। मगर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि यार ज्योमेट्री की जो बिल्कुल एलिमेंट्री चीजें होती है ना, वो याद रख लो। 9, 10 लेवल की जो ज्योमेट्री है ना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो आपका आईआईटी में काम हो जाएगा। तो मैंने भी वो कर लिया।
प्री आरएमओ केवीपीवाई लेवल की जो ज्योमेट्री थी ना वो तो डिच मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर आपको आईआईटी में सक्सेसफुल होना है ना तो कुछ चीजें बेसिक याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रीम्स थी और इनके बीच का जो इंटर रिलेशन था ना मेरे को बिल्कुल क्लियर था। अब अगली चीज हम लोग देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अगली चीज चौथा, कैलकुलेशन। अब देखो ये पता है बहुत ही ट्रिवियल चीज मैं पूछने वाला हूं आप लोगों से, हमेशा पूछता हूं बच्चों को, क्या आपको 30 तक की टेबल आती है? 30 तक की टेबल है ना। अब देखो बच्चे बोलेंगे यार सर अभी अभी आप लोगों ने बोला था कि यार कुछ मैथ्स पे याद नहीं करना, थियोरीज के बेसिस पता होना चाहिए, तो 30 तक की टेबल हम क्यों याद करें, हम तो निकाल लेंगे। अबे निकाल तो लोगे मगर ये चीज आ जाती है, कभी कभी आ जाती है, ठीक है। अब जैसे 17 इंटू 13 है, अब ये 15 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, उससे करके 221 बहुत इजीली हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये पता है आप लोगों ने, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए ना कि इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके करो तब तुम कर दोगे, मगर एग्जाम में अगर ये आ गया ना तो तुम यही कर रहे होते हो, मैंने देखा है बच्चों को यही कर रहे होते हो। 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, ऐसे ऐसे करते करते कुछ ना कुछ चीजें तुम लोग करते रहते हो, मगर ये चीज कभी इंप्लीमेंट नहीं करते। अब ये देखो कितना इजी हो गया, 45 इंटू 2 कितना हो गया, 2025, 2025 माइनस 4 2021, यही हो गया शायद, राइट। तो पॉइंट ये है, बहुत सिंपल सी चीज है कि ये सब चीजें आपको एग्जाम में याद रहती है। ये कब याद रहेंगी, जब आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें याद रहेंगी। 30 तक की टेबल, 2 की पावर 10 तक, 3 की पावर 10 तक, 5 की पावर 8 तक, 30 तक के स्क्वायर, 15 तक के क्यूब, ठीक है। ये सब चीजें पता है मेरे को याद रहती थी। मैंने ऑब्जर्व किया कि यार जैसे ये आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, ये कॉन्सेप्ट होता है जो हर चैप्टर के साथ चेंज होता रहता है, इधर से कॉन्सेप्ट है इधर से निकल गया, मगर ये जो चीज होती है ना ये कांस्टेंट रहती है। या तो इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही होगी, कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज हो रहा होगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये कंपोनेंडो डिविडेंडो यहां पे भी, भाइयों कंपोनेंडो डिविडेंडो आईआईटी की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कोटा के हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहले दिन कंपोनेंडो डिविडेंडो ही पढ़ाया जाता है, फिक्स है। ट्रिग्नोमेट्री में आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है, बहुत सारी जगह डायरेक्टली यूज होता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो ये जो चीज है ना, इसके लिए ये जो कैलकुलेशन होती है ना, इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और इसके लिए मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों से, जो 4th क्वेश्चन है, डू यू ऑलवेज इवेल्युएट द आंसर टू द एंड। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आज ही की बात है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था कि मॉड रूट एक्स माइनस 2 प्लस रूट एक्स माइनस 4, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो एक बच्चा मेरे को बोलता है सर आप एक काम करो, रूट एक्स को टी मान लो, सब जगह टी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर लो। मैंने कहा भाई चिरकुट, मैं तो सॉल्व करके आईआईटीएन बन चुका हूं, सॉल्व तेरे को करना है, आंसर निकाल, आंसर निकालो। उसने सॉल्व किया, आंसर गलत आया। मुझे पता था आंसर गलत आएगा, क्योंकि जो बच्चे ऐसे हीरो बनते हैं कि सर ऐसे ऐसे कर लो, अबे ज्ञान तो हमें भी है, हम तो बैठे हैं तुम्हें ज्ञान देने के लिए, है कि नहीं, कि भाई इसको ऐसे, हमें तो पता है कैसे होगा, तुम इसको करो, आंसर निकालो। आंसर गलत आया, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, इसका आंसर निकालो कि भाई एक्स की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, क्योंकि एक्स की जो जो वैल्यूज आएंगी, उसके क्वेश्चन में ये था कि फाइंड सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो आप निकालो, कोशिश करके देख लो कि भाई इसमें क्या होगा। अब देखो इसके अंदर सबसे अच्छी ट्रिक थी ना, इस क्वेश्चन को देखो एक्सप्लोर करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं वापस से लिखता हूं कि भाई रूट एक्स माइनस 2 का मॉड है प्लस रूट एक्स, जेई मेन में आया हुआ है क्वेश्चन, ये क्या था, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर क्या है ना, देखो रूट एक्स माइनस 2 मॉड प्लस एक्स माइनस 4 रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, रूट एक्स माइनस 2 का मॉड, अब ये देखो सब कैलकुलेशन में हो रहा है, प्लस रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। देखो इस 2 को मैंने लिख दिया 4 माइनस 2 और इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, रूट एक्स माइनस 2 के मॉड को मैंने टी रख दिया, तो ये टी हो गया, ये टी स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गया, टी प्लस 2 टी माइनस 1 इक्वल टू 0,
t इक्वल टू 1 होगा केवल, t इक्वल टू -2 नहीं होगा। एक बच्चे ने क्या गलती की, t इक्वल टू 2 कर दिया, t इक्वल टू -1 कर दिया। इसको रिजेक्ट करना था, इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसको एक्सेप्ट करना था, रिजेक्ट कर दिया। ये केवल ऐड ही क्यों, ये प्लस ही क्यों एक्सेप्ट होगा, क्योंकि आपने इसको t माना, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो मॉड x -2 1 हो गया, तो मॉड x 3 हो गया और 1 हो गया, इसका मतलब x 9 और 1 हो गया, इनका सम 10 आ गया। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि यहां तक आप कैलकुलेट करते हुए नहीं करते। ये जो डब्बा है ना, ये डब्बा बनाने की आदत किसकी है? अगर ये डब्बा बनाने की आदत आपकी नहीं है ना, मैं आपको बोल रहा हूं सिली मिस्टेक खूब सारी होंगी। और इस डब्बे को बनाने के बाद आंसर चेक करो, इस डब्बे को बनाने के बाद आंसर चेक करो, ठीक है? आप पता है बच्चे क्या करते हैं, मैं भी कर चुका हूं, ऐसी बात नहीं है। आंसर कुछ गलत आया, आंसर देखा, ओ आंसर तो गलत है। घर पे प्रैक्टिस करने की बात कर रहा हूं, ओ आंसर तो गलत है, और अच्छा मैंने ये गलती कर दी थी, ये तो मैं कर ही लूंगा, एग्जाम में सही कर लूंगा। अब जब घर पे तुम्हारा सही नहीं हुआ तो एग्जाम में क्या खाक सही होगा? एग्जाम में प्रेशर ज्यादा रहता है, बच्चे बहुत सारे होते हैं, टाइम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जब घर पे तुम्हारा सही नहीं हुआ तो कैसे होगा? तो घर पे पहले एक्यूरेसी बढ़ाओ अपनी, जब घर पे एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगी तभी तो एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, मैथ से पहले लोग नेट प्रैक्टिस क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ना, ताकि भाई एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके, मैच में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ये जो नेट प्रैक्टिस है घर पे होनी चाहिए। इस पूरी कैलकुलेशन को मैंने करके देखा, मैंने ज्ञान नहीं दिया कि इसको सर इसको ऐसे 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 कर लो, नहीं। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिला है, किसी भी टीचर ने दिया है, तो सॉल्व करो, उसको पूरा सॉल्व करके आंसर निकालो। तो ये चौथी चीज है। चौथी चीज है क्या है? डू यू ऑलवेज इवेल्युएट द आंसर टू द एंड। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को 4 सीक्रेट्स बताए दोस्तों। पहला सीक्रेट क्या है? डू यू हैव क्यूरियोसिटी टू जगल द नंबर। ये फंडामेंटल चीज है इस चीज पे। और ये डू यू थिंक अबाउट नंबर्स एवरी डे। अगर अभी भी नहीं करते ना, आज से चालू कर दो, आज से चालू कर दो दोस्तों ये चीज, ठीक है? फिर डू यू नो बेसिस ऑफ ऑल द थियोरीज ऑफ मैथमेटिक्स। और चौथा, डू यू ऑलवेज इवेल्युएट द आंसर टू द एंड। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये पांचवा मैं बताता हूं, लास्ट है जो मेरी तरफ से, लास्ट है। डू यू एक्सप्लोर बेटर सॉल्यूशंस। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो क्वेश्चन कर लेते हैं, उनको टाइम लगता है, वो बेटर सॉल्यूशन एक्सप्लोर नहीं करता। मैं हमेशा बेटर सॉल्यूशन एक्सप्लोर करता था। मैं अपने दोस्तों का दिमाग खा जाता था, यार मेरे को इसका बेटर तरीका बताओ। साला 5 मिनट लग गए एक क्वेश्चन को करने में, जेईई में तो होते ही नहीं है 5 मिनट करने के लिए एक क्वेश्चन, तो मेरे को इसका बेटर तरीका बताओ। फिर बहुत सारे बच्चे मेरे को बेटर तरीका बताते थे। मैं एग्जांपल देता हूं, मुझे ये एक बच्चे ने बताया था। ये क्वेश्चन था, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस x अपॉन, मतलब यही दे रखा था, बस यही दे रखा था, ठीक है? अब मैंने इसको कैसे सॉल्व किया? जो भी बच्चे लिमिट समझते हैं, मैंने इसको रैशनलाइज किया, फिर इसको ऐसे लिखा, रैशनलाइज करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं ना, और फिर इसको ऐसे लिखा प्लस x, ठीक है? फिर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया माइनस 4x प्लस 1। अब इसके लिए अंदर x स्क्वायर, क्योंकि x इंफिनिटी पे जा रहा है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये x प्लस x आ गया। इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 1 को इसके सामने नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये -2 आ गया। और इसमें भी ये नेग्लेक्ट करना भी इतना इजी नहीं है, ये तो मैंने आपको करके शॉर्ट में करके बता दिया। इसकी भी थियरीज होती है, वो सब तुझे सोची। मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि यार तू एक काम कर, इसको ऐसे लिख, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। एक चीज बता, x इंफिनिटी पे जा रहा है तो 1 की कोई औकात है क्या 4 के सामने? मतलब 4x के सामने नहीं, तो इस 1 की जगह अगर 4 भी होता तो कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो माइनस x। फिर ये क्या हो गया? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट काट दिया, x से x कैंसिल, -2 आंसर। एक स्टेप में आंसर। मैंने कहा यार ये भी सही है यार, ये तरीका बहुत शानदार है। और ये तरीका मुझे मेरे दोस्त ने बताया, ठीक है? मुझे अभी भी याद है। क्यों? क्योंकि जो चीजें दोस्त बताते हैं, दोस्त जो पीयर टू पीयर लर्निंग होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या आप बेटर सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करते हैं? अगर इन 5 क्वेश्चन का आंसर यस है ना दोस्तों, तो आपकी मैथ्स ऑलरेडी अच्छी होगी। और अगर अच्छी नहीं है, आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये 5 क्वेश्चन का आंसर दो, इन सब 5 क्वेश्चन को यस करो। पहला क्वेश्चन, वापस रिपीट कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, डू यू हैव क्यूरियोसिटी टू जगल द नंबर्स। दूसरा क्वेश्चन, आर यू थिंकिंग अबाउट नंबर्स एवरी डे। तीसरा क्वेश्चन, डू यू नो द बेसिस ऑफ द थियरी ऑफ मैथमेटिक्स। जो भी आपको थियरीज पता है, उसका बेसिस पता है, उसके प्रूफ्स पता है, उनके प्रोसीजर्स पता है।
चौथा क्वेश्चन, डू यू ऑलवेज इवेल्युएट द आंसर टू द एंड? पांचवा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, डू यू एक्सप्लोर बेटर सॉल्यूशंस? क्या आप बेटर सॉल्यूशन एक्सप्लोर करते हैं? ठीक है, ये याद रखो, मैंने बताया था 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के अंदर शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप दूसरे बच्चों को बेटर सॉल्यूशन बताएंगे ना, तो आपको भी दूसरे बच्चे बेटर सॉल्यूशन बताएंगे। तो शेयर करो, दैट इज द की टू सक्सेस। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को अगर इंप्रूव करना है तो ये दोस्तों कुछ सीक्रेट्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। मेरे को बहुत टाइम लग गया इस वीडियो को बनाने में, मैं सोच रहा था यार कि भाई किस तरह से बच्चों को बताऊं। तो आई होप आप लोगों को कुछ अच्छी चीज समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को जो लेक्चर है वो बहुत ही बढ़िया लगा। सो प्लीज अब जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों को, एक तो ट्रैकर में होगा ही सही, आप लोगों को पता ही है, जेई एडवांस, जेई एडीवी मैथ करके आप लोगों को ट्रैकर पे जाना है। उसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। कोई भी एनटीएससी, एनएससी, जेएस, प्री आरएमओ, किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट हो, जेई एडवांस की, जेई मेन की रिसेंट अपडेट हो, मेरी स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो सबकी सब चीजें आप लोगों को दोस्तों यहां पे मिलेंगी। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ये मेरा अनअकैडमी पे यूजर नेम है, आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @prashant42 जैन। और जो एक टॉप रैंकर के लिए स्ट्रैटेजी होती है, टॉप रैंक के लिए प्रयास तो किया ही जा सकता है, वो अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आप लोग को उसके लिए इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो गाइस, आई होप यू लाइक इट। सो कीप सब्सक्राइबिंग टू अनअकैडमी यूजिंग कोड PJ Live, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट करना, ताकि आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी दोस्तों इसके बारे में सजेस्ट करो। थैंक यू।